Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 New NCRT for social science. So, we have started theme C and chapter number 7 of theme C. We have already done part 1 of this chapter, India's cultural roots. Now, in this video, we will cover part 2. So, आप summary के लिए जो बोल रहे हैं, extra questions के लिए जो बोल रहे हैं, we are going to do the summary, notes, extra practice question and exercise of the book in the last part of this chapter. Okay, we will cover this entire chapter in three parts because this chapter is very lengthy. Okay, so let us just start with the part, but before that, if you haven't watched all the previous chapters, please go through the links given in the description box. सभी chapters की other subjects की भी links description box में है. चलिए, हम school of thoughts के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब next school of thought है Buddhism. Other school of thoughts also emerged which did not accept the authority of Vedas and developed their own system. One of them is Buddhism. हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि कैसे वैदिक पीरियड के दौरान जो रिचुअल्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग गए थे, है ना। तो उसके बाद कुछ लोगों ने जो वेदास की अथॉरिटी थी, मतलब वेदा का जो चलन चल रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अपना एक सिस्टम डेवलप किया। उसमें से ही एक है बुद्धिज्म। चलिए बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं। अबाउट 2.5 millenniums ago, a young prince named Siddhartha Gautam was born in Lumbini today in Nepal. नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, स्कॉलर्स हैव कम अप विद वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन एज रिगार्ड्स द प्रिसाइज ईयर ऑफ द बर्थ. इन चैप्टर 4 वी चोज 560 BCE एज द अप्रॉक्सीमेट ईयर. इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी हियर. जो भी सोर्सेज हैं अभी तक मिले हैं, उस बेसिस पे स्कॉलर्स ने एक डेट इस तरीके से कंक्लूड की है, जो कि हमने चैप्टर 4 में देखा था. 560 BCE के अराउंड उनका अप्रॉक्सीमेट ईयर लिया गया है बर्थ का. ये ईयर इसके आसपास ही होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन इससे हमारी स्टोरी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो हम जानना चाहते हैं. चलिए तो सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी को रीड करते हैं. एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रीव अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द पैलेस. जैसे कि सभी राजघराने में होता है, सिद्धार्थ गौतम भी एक राजघराने से थे, तो महल में वो अपनी आराम भरी जिंदगी को जी रहे थे. One day, at the age of 29, he asked to be driven through the city in a chariot, and for the first time in his life, he came across an old man, a sick man, and a dead body. जब 29 ईयर्स के वो हुए, तो एक दिन वो रथ में, चैरियट मतलब क्या होता है, रथ में बैठकर वो सिटी में जा रहे थे, शहर में जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में 4 लोगों को देखा जिन्होंने उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला. कौन कौन से लोग, चलिए देखते हैं. पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि सही से चल भी नहीं पा रहा था. फिर उन्होंने एक सिक मैन यानी बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण या तकलीफ के कारण दुख में करा रहा था. फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी जिसमें एक मनुष्य का जीवन का अंत हो गया है. यह सब देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि एक मनुष्य के जीवन में किस तरीके से बदलाव आते हैं. एक वृद्ध व्यक्ति है जो सही से चल भी नहीं पा रहा, एक बीमार व्यक्ति है जो दुखों के कारण परेशान है, और अंत में आखिर जीवन का अंत ही हो गया जब उन्होंने डेड बॉडी देखी कि इसके बाद तो मनुष्य का अंत ही हो गया जीवन का. लास्ट में जब वो आगे बढ़े तो ही ऑल्सो सॉ एन एसेटिक. एसेटिक कौन होते हैं? समवन हु एंगेज इन अ रिगरस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस. जो मेडिटेशन करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर, जो सुख सुविधा होती है उनको छोड़कर चिंतन में लगे रहते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उनको हम साधु महात्मा या एसेटिक बोलते हैं. तो ये एसेटिक लाइफ जीते हैं. जब गौतम बुद्धा ने साधु को देखा, हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड एट पीस, उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी और एक अलग ही शांति झलक रही थी. इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी लोगों के पास कितने दुख थे, लेकिन जब उन्होंने साधु को देखा तो देखा कि इनके पास तो भी बेसिक चीजें हैं, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है और एक अलग ही शांति है. तो उन्होंने डिसाइड किया, उन साधु को देखकर क्या डिसाइड किया, अब आगे रीड करते हैं. Following this experience, Siddharth decided to give up his palace life, leaving behind his wife and son, traveling on foot as an ascetic, meeting other ascetic and scholars. He searched for the root cause of suffering in human life. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, उन्होंने ascetic को देखकर डिसाइड किया कि वो अपने पैलेस को छोड़ देंगे, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर, और फिर वो बाहर निकल गए. एक ascetic की तरह, एक साधु महात्मा की तरह वो ट्रैवल करने लगे पैदल ही. और रास्ते में उन्होंने और ज्यादा जो साधु महात्मा थे
उनसे मिले और ये जानने का उनका मेन मकसद था कि रूट कॉज यानी जड़ क्या है, ये जो सफरिंग है ह्यूमन लाइफ में, सफरिंग मतलब ये जो दुख है, तकलीफ है, जो भी लोग पीड़ा सह रहे हैं, इन दुखों का कारण क्या है मनुष्य के जीवन में, इस सच्चाई को जानने के लिए वो ट्रैवल करने लगे। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मेनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया टुडे इन बिहार ही अटेन एनलाइटेनमेंट। बहुत दिनों तक जब उन्होंने मेडिटेशन किया एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, ये पीपल का पेड़ कहाँ है, बोध गया में, ये जगह है जो आज के जो बिहार स्टेट है वहां पर है। सो वहां पर बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो एक दिन उन्हें एनलाइटेनमेंट मिला। एनलाइटेनमेंट मतलब कि ज्ञान का प्रकाश उन्हें प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रियलाइज्ड, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें क्या पता चला, ही रियलाइज दैट अविद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, कोई चीज हम इग्नोर करते हैं, एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब लगाव, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ बॉन्ड विद समवन और समथिंग यूजुअली थ्रू सेंटिमेंट्स और हैबिट। हम किसी चीज के साथ ज्यादातर अपनी आदत के लिए रहते हैं, तो किसी चीज से या किसी व्यक्ति से जब हमें लगाव हो जाता है, जिनके ना रहने पर या जो हमें ना मिले तो हमें दुख होता है, तो उसी को हम अटैचमेंट कहते हैं। सो अटैचमेंट और इग्नोरेंस, ये दो चीजें ही आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। ये दो ही कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन सफर कर रहे हैं या पीड़ा में है। आपको किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है, जब वो चीज नहीं मिलती तो आपके दुखों का कारण बनती है। सो उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये दो कारण ही ऐसे हैं जो ह्यूमन सफर, जिसकी वजह से ह्यूमन सफर कर रहे हैं। एंड ही कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज, और इन दो कारणों को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे अपने जीवन से निकाला जा सकता है, इसके ऊपर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, सो सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज बुद्धा विच मीन्स एनलाइटेंड और अवेकेन वन। उसके बाद से सिद्धार्थ को बुद्धा नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड या अवेकेन वन, मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या जो सब कुछ जानता है। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हेन ही हैड रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस। सो बुद्धा ने जो रियलाइज किया था, जो भी उन्हें एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो उन्होंने टीच करना, लोगों को बताना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। मेनली जो आइडिया था अहिंसा का, अहिंसा क्या होता है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब कि ज्यादा किसी के प्रति वायलेंट नहीं होना। इसका ओरिजिनली जो मीनिंग है वो है नॉन हर्टिंग और नॉन इंज्यूरिंग, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, उसे हम कहते हैं नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा। सो ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, की हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें अपने खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये सब शिक्षा वो देने लगे। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस दिस सिंपली। सो यहाँ पर इनकी एक कहावत दी गई है जिसमें ये चीजें अहिंसा, नॉन इंज्यूरिंग, नॉन हर्टिंग या फिर जो डिसिप्लिन की चीजें हैं वो बताई गई हैं। चलिए हम इन थॉट्स को पढ़ लेते हैं। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो मेनी पीपल मे बैथ हियर इन सेक्रेड रिवर्स बट वन इज प्योर इन whom truth and dharma reside। लोग सोचते हैं कि उन्होंने पवित्र नदियों में नहा लिया, पानी से नहाने से वो शुद्ध हो जाते हैं। नहीं, वो शुद्ध कब होते हैं, प्योर कब होते हैं, जब उनके अंदर ट्रुथ और धर्म यानी सच्चाई और धर्म से वो चलते हैं, तभी वो इंसान प्योर होता है या शुद्ध होता है। दूसरा उन्होंने कहा है, कंक्वेरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कंक्वेरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटल फील्ड 1,000 टाइम। आप हजारों बार लड़ेंगे, हजार सैनिकों को हरा कर युद्ध में जीतेंगे, उससे भी बड़ी जीत होती है अगर आप अपने ऊपर कंक्वेयर कर लेते हैं, खुद के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, मतलब अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। ये किसके थ्रू होगा, डिसिप्लिन के थ्रू, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। Okay, now let's see the next part. Buddha founded the Sangha, a community of bhikshus or monks and later bhikshunis or nuns who dedicated themselves to practicing the spreading his teaching। देखो, बुद्धा ने संघ बनाया। संघ क्या होता है, ग्रुप है ना, ग्रुप या कम्युनिटी। उसके जो मेंबर्स थे उन्हें हम भिक्षुस या मॉन्क कहते हैं या भिक्षुनीस या नन कहते हैं। सो बाद में औरतों ने भी बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। सो मॉन्क क्या होता है, साधु जैसा ही जो जीवन जीते हैं। यहाँ दिया हुआ है, अ मैन हु गिविंग अप द यूजुअल लाइफ इन द वर्ल्ड डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट्स। अ मॉन्क यूजुअली टेक्स वाउज दैट इज कमिट्स हिमसेल्फ टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ। वाउज मतलब क्या होता है, वचन या प्रतिज्ञा लेना कि वो डिसिप्लिन
लाइफ जिएंगे, जो नॉर्मल लाइफ है उस सुख सुविधाओं से हटकर जो भी चीज वो फॉलो कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेशन दिखाएंगे। ऐसे ही नन होती हैं, द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क। जब फीमेल होती हैं तो उन्हें मॉन्क नहीं कहते हैं, नन कहते हैं। हु डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। मॉन्क्स ने और नन्स ने क्या किया, ये जो संघ होते थे इनका काम था कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग है, बुद्धा की जो भी टीचिंग है उनको लोगों तक फैलाना। His influence on India and indeed the whole of Asia was enormous, as we will discover later. It is still perceptible today. इनका जो प्रभाव था बुद्धा का, वो पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में था और आज भी है, आज भी हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स एक्सप्लोर। डिस्कस द वे द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द अबव पैनल। ये जो पैनल यहाँ दिया हुआ है एक स्टोन पैनल है, सम 1800 years old, शो द बुद्धा टीचिंग। यहाँ पर बुद्धा की टीचिंग को दिखाया जा रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं इस पैनल में? बुद्धा इज डिपिक्टेड एज अ प्रीचर इन द पैनल, कि वो टीच कर रहे हैं, टीचर की तरह उनको दिखाया गया है ज्ञान बांटते हुए। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन इवन टुडे। तो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी जगह बतानी है जहां पर बुद्धिज्म आज भी एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है, उसको मैप पे मार्क भी करना है। बुद्धिज्म इज द मेजॉरिटी रिलीजन इन भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मंगोलिया एंड लाओस। ये जो कंट्रीज है यहाँ पर बुद्धिज्म आज भी इंपॉर्टेंट रिलीजन है। देखिए आप मैप पे यहाँ देख सकते हैं, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, बर्मा ही म्यांमार है, ओके, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ मंगोलिया है। ये सारी कंट्रीज हैं। इंडिया में महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हियर यू कैन सी मेनी स्टोरीज फॉर द उपनिषद टेल्स अस इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वेदर दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम मेन, विमेन और चिल्ड्रन। हमें जो उपनिषद है उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां दी गई हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि सवाल पूछना कितना जरूरी है। ये क्वेश्चंस कोई पुरुष पूछ रहा हो, कोई स्त्री पूछ रही हो या कोई बच्चे पूछ रहे हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो कुछ स्टोरीज दी गई हैं उपनिषद से, चलिए रीड करते हैं। पहली स्टोरी है छंदोग्य उपनिषद से ली गई है, श्वेत केतु एंड सीड ऑफ रियलिटी। लेट अस जस्ट रीड। ऋषि उदलका अरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास। ऋषि उदलका अपने पुत्र को, अपने बेटे को जिसका नाम है श्वेत केतु, उसे गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहले गुरु के आश्रम में जाकर ही पढ़ाई करते थे बच्चे। तो क्या सीखने भेजा अपने बेटे को? उन्होंने वेदास सीखने के लिए भेजे। वेदा का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने पिछले सेशन में सीखा था। When Shwetketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. जब 12 साल बाद वो सभी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर को वापस आए तो उनके पिता को लगा, ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर, मतलब श्वेतकेतु के अंदर घमंड आ गया है अपनी शिक्षा का। उदलका tested him with questions on the nature of Brahm, which श्वेतकेतु could not answer. उनके पिता ने श्वेतकेतु से एक क्वेश्चन पूछा जो ब्रह्म से रिलेटेड था, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा है ना। ब्रह्म से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर श्वेतकेतु नहीं कर पाए। उदलका प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्रह्म दो इनविजिबल इज एवरीवेयर। उदलका ने, उनके पिता ने एक्सप्लेन किया कि ब्रह्म हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हर जगह मौजूद या प्रेजेंट है। जस्ट एज द सीड ऑफ बनियान फ्रूट सीम्स एम्प्टी व्हेन यू ओपन इट बट ऑलरेडी कंटेन्स द फ्यूचर बनियान ट्री। जैसे कि एक बीज होता है बरगद के पेड़ का, जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप प्रोसेस के थ्रू उस बीज को रोप दोगे, उस पौधे को लगा दोगे, तो बड़ा होकर वही एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ बन जाएगा। और जस्ट एज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले। अलग अलग मिट्टी के बर्तन हम बना सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक नीड क्या है? हमें मिट्टी तो चाहिए ही, चाहे किसी भी डिजाइन का, किसी भी तरीके का पॉट बनाए। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एसेंस ब्रह्म। जैसे हर मटके को, हर तरीके के पॉट को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, वैसे ही हम सबके अंदर एक ऐसा ही एसेंस है जिससे हम सब बने हैं, या जो हमारे सबके अंदर है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो दिखाई नहीं देता है। He concluded his teaching with these words. Everything consists of this subtle essence. You are that श्वेतकेतु. सभी के अंदर ये ब्रह्म का अंश होता है और तुम भी उसी का एक अंश हो, वो श्वेतकेतु को कहते हैं। इस तरीके से उदलका ने श्वेतकेतु को ये सिखाया इस लर्निंग के थ्रू कि कभी भी हमें अपने ज्ञान का प्राउड नहीं करना चाहिए। किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं होती जब तक हम सीखना चाहें। नेक्स्ट है नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। नचिकेता के ऊपर ये कहानी है, ये कहाँ से ली गई है? एक कथा है उपनिषद से। चलिए रीड करते हैं। Once a man was
गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस इन अ रिचुअल। एक रीति रिवाज के दौरान एक आदमी अपनी सभी चीजें, पोजेशन मतलब जो उसके कंट्रोल में चीजें हैं, जिसके ऊपर उसका ओनरशिप है, वो सभी दान कर रहा था। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम which god he would be offered to, the father became angry and answered, I give you to Yam, that is to the god of death। जब वह आदमी अपनी सब चीजें दान कर रहा होता है तो उसका पुत्र यानी नचिकेत उसके पास जाता है और अपने पिता से पूछता है कि वो उसे यानी नचिकेत को किस गॉड को दान करेंगे। सो वो गुस्सा होकर उनके पिता क्या कहते हैं, आई गेव यू टू यम, मैं तुम्हें यम को दे दूंगा। यम कौन है? द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। Nachiketa then proceeded to Yama's world and after a long wait met the mighty god. One question was on his mind. What happened after the death of the body? So Nachiketa यहाँ पर दिखाया गया है कि वो यम के लोक में पहुंचते हैं और वहां पर बहुत देर वेट करने के बाद वो भगवान से मिलते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डेथ के बाद, मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। सो यमा ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग बट द बॉय परसिस्टेड। यमा अवॉइड कर रहे थे कि आंसर नहीं करेंगे क्वेश्चन, लेकिन बार बार, परसिस्टेड मतलब बार बार कंटिन्यूअसली नचिकेत पूछे जा रहे थे। प्लीज यमा टू एक्सप्लेन दैट आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर, इट इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट डाई, इट इज इमोर्टल। तो फिर यम नचिकेत को समझाते हैं बार बार पूछने पर कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा। आत्मा है, इसे हम सेल्फ भी कहते हैं, जो छुपी होती है हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर क्रिएचर के अंदर। ये ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, ये इमोर्टल, इमोर्टल यानी अमर है। सो आत्मा कभी नहीं मरती है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम्ड हिम जॉयफुली। इतना सब समझने के बाद, इतना ज्ञान पाने के बाद कि आत्मा नहीं मरती है, सिर्फ शरीर का अंत होता है, नचिकेत फिर अपने पिता के पास रिटर्न आ जाते हैं, जो उनको बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। ये स्टोरी ली गई है बृहद आरण्यक से, जो उपनिषद का ही एक पार्ट है। चलिए रीड करते हैं। वंस द वाइज किंग जनक अनाउंस्ड अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डिबेट। एक बार एक राजा जनक क्या अनाउंस करते हैं, एक डिबेट रखेंगे फिलोसॉफिकल, उसके ऊपर जो डिबेट होगी, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें जो सारे आंसर करेगा या जो जीतेगा उसे प्राइज दिया जाएगा। सो यज्ञवल्क्य अ रिनोड ऋषि केम टू द किंग्स कोर्ट। फिर यज्ञवल्क्य जो एक बहुत जाने पहचाने उस समय के ऋषि थे, वो आते हैं राजा के दरबार में। एंड डिफीटेड मेनी स्कॉलर्स अंटिल गार्गी अ ऋषि का आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने सभी विद्वानों के आंसर्स को देकर उन्हें हरा दिया होता है, लेकिन जब गार्गी ऋषि का उनसे क्वेश्चन पूछने लगती हैं इस वर्ल्ड के नेचर के बारे में, इस दुनिया के बारे में, एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्म, और फिर ब्रह्म के बारे में, तो फिर क्या होता है, एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। यज्ञवल्क्य उनको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं कि अब आगे क्वेश्चन ना पूछें। लेटर हाउएवर गार्गी रिज्यूम्ड हर क्वेश्चंस एंड यज्ञवल्क्य वेंट ऑन टू एक्सप्लेन। लेकिन गार्गी रुकती नहीं है, वो और क्वेश्चंस पूछती जाती हैं। इसके बाद यज्ञवल्क्य उनको एक्सप्लेन करते हैं हाउ ब्रह्म इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड, द सीजन, द रिवर्स एंड एवरीथिंग एल्स पॉसिबल। कि ब्रह्म क्या है, अभी हमने देखा इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता, और इन्होंने कहा ब्रह्म से ही सब चीजें बनी हैं, चाहे वो ये दुनिया हो, ये मौसम हो, ये नदियां हो, या कोई भी चीज जो आप देख पा रहे हैं, उन सब में ब्रह्म का एसेंस है, ब्रह्म का प्रभाव है। सो ये उन्होंने समझाया। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बुद्धिज्म टॉपिक। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यू स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज जैनिज्म। So Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient. जैनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है, विचारधारा है, जो कि बहुत पुराना है। उसी समय इसके विचारधारा फैली जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी समय लगभग, ठीक है। सो जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम, प्रिंस वर्धमाना was born into a royal family in the early 6th century BCE. So 6th century before common era वर्धमाना का जन्म हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की तरह ही एक रॉयल फैमिली से आते थे। His birthplace was near the city of वैशाली in modern day बिहार। आज का जो बिहार है, वहां पर एक वैशाली जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम एंड गो इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। सो स्पिरिट यानी आत्मा से रिलेटेड ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर को छोड़ देंगे, जैसे गौतम बुद्धा ने 29 ईयर्स की एज में छोड़ा था। ही प्रैक्टिस एन एसेटिक डिसिप्लिन एंड आफ्टर 12 ईयर्स अचीव्ड इनफाइनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम। ही बिकेम नोन एज महावीरा और ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रीचिंग
टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। फिर 12 साल कठिन मेडिटेशन के बाद, डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद उन्हें इनफाइनाइट नॉलेज मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुप्रीम विस्डम सब कुछ ज्ञान नॉलेज उनको प्राप्त हो गया और उन्हें फिर महावीरा के नाम से, जिसका मतलब है ग्रेट हीरो के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचिंग मतलब होता है टीच करना, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की उसको लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। नाउ डोंट मिस आउट, द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम जिना मीनिंग कन्क्वेरर। सो जैन वर्ड जो है वो जिना से आया है। जिना मतलब क्या होता है? कन्क्वेरर। कन्क्वेरर मतलब विजयी, जो जीत चुका है किसी चीज के ऊपर। सो दिस डज नॉट रेफर टू द कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरी और एनिमीज बट टू द कंक्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट्स सो एज टू रीच एनलाइटनमेंट। यहाँ पर हम जीतना किसी टेरिटरी यानी जमीन को या किसी दुश्मन को, एनिमी को जीतने की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बुद्धा ने दो चीजें बताई थी जिसके कारण हम सफर कर रहे हैं, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, इन दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करके और एनलाइटनमेंट यानी कि नॉलेज की प्राप्ति हम कैसे करें, इस चीज के ऊपर, इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने को यहाँ पर जीना या जैना कहा गया है। ओके, नाउ लेट्स रीड इट फर्दर। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह। जैन जो टीचिंग है उनमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जो हमने बुद्धा के समय भी पढ़ा था, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये तीन थॉट्स हैं, तीन टीचिंग्स हैं। दीज आइडियाज शेयर टू अ लार्ज एक्सटेंट विद बुद्धिज्म एंड द वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर। ये तीनों जो थॉट हैं, हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा, वेदांत में भी कुछ हिस्से हम पढ़ेंगे, ये सारे इंडिया के कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। द फर्स्ट में बी इलस्ट्रेटेड बाय सेइंग ऑफ महावीरा। यहाँ पर अहिंसा को महावीरा के शब्दों में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसको रीड करते हैं। ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग सेंशिएंट क्रिएचर्स। सेंशिएंट मतलब होता है संवेदनशील, मतलब ऐसे जो भी जीव है जो सांस ले रहे हैं, जो जीवित हैं, जो मौजूद हैं इस धरती पर और जो संवेदनशील है मतलब कुछ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हमें शुड नॉट बी स्लेन, उन्हें मारना नहीं चाहिए। नॉट ट्रीटेड विद वायलेंस, उनके साथ हिंसक नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। नॉर एब्यूज्ड, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। नॉट टॉर्मेंटेड मतलब कि यातनाएं नहीं देनी चाहिए। नॉट ड्रिवन अवे मतलब कि उन्हें जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं वहां से भगाना या हटाना नहीं चाहिए। सो अगर ये सारी प्रैक्टिसेस अगर एक पर्सन फॉलो करे तो वो अहिंसा को फॉलो करेगा, मतलब अहिंसा का ये सिद्धांत है। नाउ लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म्स। सो अहिंसा तो हमने देख लिया, अब अनेकांतवाद और अपरिग्रह क्या है उसको समझते हैं। सो अनेकांतवाद मीन्स नॉट जस्ट वन aspect or perspective, that is the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement। अनेकांत मतलब सिर्फ एक कोई मीनिंग नहीं है, एक कोई एस्पेक्ट नहीं है, किसी भी चीज को देखने के एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव पहलू हो सकते हैं। एक सिंगल स्टेटमेंट हर सिचुएशन को नहीं समझा सकता, इसे हम अनेकांतवाद कहते हैं। नेक्स्ट है अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। मतलब नॉन पोजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे कोई भी चीज ओन करके नहीं रखनी है। पोजेस मतलब मुझे ये नहीं कि मेरा है, ऐसा नहीं कहना है। जो भी बेसिक चीजें हैं लाइफ को जीने के लिए सिर्फ उतना ही अपने पास पोजेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा की चीजों से हमें डिटैच होना चाहिए, हमें इनके मोह माया से दूर होना चाहिए। तो ये 3 A's करके आप याद कर सकते हैं। 3A जैनिज्म में आ जाएगा, अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह। नाउ जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस and interdependence of all the creatures from humans to invisible organism as they support each other and cannot live without one another। जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसमें कि इंटरकनेक्टेडनेस मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना। तो सभी जीव चाहे ह्यूमंस हों या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर फ्लोरा एंड फौना हैव अगेन एंड अगेन कंफर्म्ड दिस डीप ट्रूथ। साइंटिस्ट भी जो स्टडी करते हैं प्रकृति का, फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ का और फौना यानी एनिमल लाइफ का, तो इन सब स्टडीज में साइंटिस्ट भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि सभी प्राणी, सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब एक और पार्ट हम कवर करेंगे, उसमें समरी देख लेंगे बुक की, एक्स्ट्रा समरी नोट्स और सारे क्वेश्चन आंसर बुक के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।